नमस्ते, आपका स्वागत है लालन टॉक में। मेरे साथ आज जुड़ी है स्टारकास्ट सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड की। अचार एक ऐसी चीज है ना कि हमारी लाइफ, हमारा मील खत्म नहीं होता उसके बिना, है ना। मुझे इतनी डांट पड़ चुकी है, मैं लेती हूँ ज्यादा, फिर मैं खत्म नहीं करती ना, तो फिर मम्मी से बहुत डांट मिलती है। यहाँ पे हम उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, शो के बारे में बात करेंगे। मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे साथ आज है अमृता सुभाष जी, जो शो में सुमन है, और आनंदेश्वर द्विवेदी जी जो शुक्ला जी बने हैं, और सुमन जी की जो बेटी है शो में, जूही, हमारे साथ जुड़ी है मानू। वेलकम टू लालन टॉप स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये जो शो है अब ZEE5 पर आ चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, प्लीज देख लीजिए। मैंने भी देख लिया है, 6 एपिसोड्स है, तो आपका ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और एक रात में एक सिटिंग में आप फिनिश कर सकते हो। मतलब एक बात बोलूं, आपने कहा ना आप अचार लेते तो खत्म नहीं करते, ये लोगे ना तो खत्म करके ही रहोगे। देखिए, गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ, जैसे बताया 6 एपिसोड है, तो ऐसे निपट जाएंगे। तो आप मुझे शो के बारे में बताइए, ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? TVF का भी ये क्रिएशन है, एंड दे आर नोन, उनका जैसे एक ट्रेडमार्क है फैमिली शोज, आप सपरिवार देख सकते हो वैसे शोज। और आप मैम, हमने जो देखे कैरेक्टर्स, आप नॉर्मली बहुत जैसे एक डार्क शेड होता है उसमें, बट यहाँ पे आप इतने प्यारे एक अटेम्प्ट कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, इतनी मेहनत से, इतने पैशन से अपनी फैमिली के लिए। तो टेल अस अबाउट द एक्सपीरियंस। शुक्ला जी, तो शो का ऐसा है कि शो काफी पहले सोचा गया हुआ था, और बहुत लोगों को पिच होकर के ब्रांड्स को और प्लेटफॉर्म्स को शो ठंडे बस्ते में चला गया था। कोई इस विजन को इसको समझ नहीं पा रहा था, या कोई ढंग से इसको पिच नहीं कर पा रहा था, प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। फिर अरुणाब जब वापस TVF में आए, तो फिर उन्होंने बोला कि यार, मैंने अपनी मम्मी को देखा है 30 साल 35 साल सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ाते हुए, और परिवार भी संभालते हुए, स्कूल भी संभालते हुए, और दोनों बहुत अच्छे से संभालते हुए, तो ये कहानी मेरे बहुत करीब है। तो अरुणाब ने कहा कि मैं तो इसको किसी तरह बनवा के ही दम लूंगा। तो अरुणाब, एंड थैंक्स टू द ZEE5 टीम, निमिषा एंड एवरीबडी, दैट दे बिलीव्ड इन दिस विजन कि ये एक अच्छी कहानी कही जा सकती है। और फिर काफ़ी कुछ चेंज करवाया कहानी में अरुणाब ने, और ZEE5 की टीम ने भी काफ़ी क्रिएटिव इनपुट्स दिए कहानी में, और फिर ऐसे करके कहानी पक गई। कहानी जो हम सबको बहुत उस पर भरोसा हुआ कि ये कहानी बहुत अच्छा वर्क करेगी, और फिर वो बनाना चालू किया। और फिर मतलब मेरे को तो ऐसा है कि जब अरुणाब ने कहा कि करना है, तो मैं तो 2012 से TVF में हूँ। मैं जब TVF में आया था 6 लोग काम करते थे। तो पहले दिन भी जब सबसे पहले मैंने किया था यो हरनी सिंह, किसी को याद भी नहीं होगा, हनी सिंह का एक स्पूफ किया था हमने दूरदर्शन के ऊपर। तो उस दिन मैं डरा हुआ था, तो अरुणाब ने कहा कि नहीं कर लेगा, करना। तो उनका एक है, उनकी एक एनर्जी है कि कर लेगा, करना, सब हो जाएगा। उनका है कि तैरने नहीं आता, पानी में फेंक दूंगा तो तैरना सीख जाएगा, तो स्ट्रेस मत ले। तो सेम जो हुआ, जब मेरे को शुक्ला जी बोला, तो मैंने कहा कि यार, मैं कॉमेडी करता हूँ हमेशा, मैं स्पूफ्स करता हूँ, मैं स्केचेस करता हूँ, जो बहुत ही टाइमिंग बेस्ड जो आर्ट फॉर्म है वो है। ये थोड़ा ठहराव बेस्ड और आस्ते आस्ते धीरे धीरे माहौल लेकर के और समय खा करके करने वाला है। बट उन्होंने फिर वही कहा, अरे करना, मेरे को भरोसा है तेरे से हो जाएगा। जैसे अचार बनता है, आपको वेट करना होता है कि वो तो हाँ, तो मेरी पर्सनल जर्नी है, तो अब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब 360 डिग्री TVF की जर्नी मेरी है कि स्टार्टेड विद कॉमेडी, फाइनली केम टू ड्रामा। तो मेरे लिए तो बहुत ही मतलब खूबसूरत और बहुत अच्छी जर्नी रही है। एंड थैंक्स टू अरुणाब एंड अप्पू कि उन्होंने भरोसा किया मेरे में और मेरे को पुश किया, मेरे को मतलब कैरेक्टर समझाया, ब्रीफ दिया। ऑल्सो थैंक्स टू मैम और बाकी सारे को एक्टर्स, जिनको देख करके एक एक्टिंग में एनर्जी जब तक एक्सचेंज नहीं होती है तब तक अच्छी एक्टिंग नहीं होके आती है। तो मैम के साथ मेरे सीन्स हैं, तो मैम की तो एनर्जी और इनका जो कला का जो रुतबा है वो अलग ही है। जैसे वो आके वो डोर खटखटाती रहती है ना, और आप जो भी करते हैं ऐसे, तो वो बहुत अच्छा है। तो ये मेरी जर्नी रही है, बाकी मैम बताएंगे। हाँ नहीं, मेरा भी अरुणाब के साथ मुझे याद है, स्नेहा खानविलकर, मुझे एक बार मैं उनके साथ गाती रहती थी, मैं गाती भी हूँ। तो एक बार तो बोली चलो एक पार्टी में जाते हैं। मैंने कहा कहाँ पे? तो अरुणाब के घर पे पार्टी थी। और उस दिन मैं उससे पहली बार मिली और एक दोस्ती हो गई। वहीं पे गोपाल दत्त जी जो है, जो मेरे बाय द वे वो मेरे बैचमेट हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से, तो वो भी मिल गए, तो एक दोस्ती बढ़ी। उसके बाद हम गोवा में भी गाने गई, तो वहां पे भी अरुणाब। तो मतलब मुझे लगता है जिंदगी ना ऐसे मतलब चीजें करने लगती है जब कुछ चीज घटने वाली होती है। तो वैसे हो गया मेरा और अरुणाब की भी दोस्ती हो गई। और फिर ये शो के बारे में उसने मुझे, और TVF की मैं हमेशा फैन रही हूँ, उनका जो कंटेंट होता है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कंटेंट से ही मुझे आप
आकर्षित कर सकते हो और कोई चीज मुझे मतलब सबसे बढ़िया मुझे। और आजकल ये हो रहा है, देखिए ना कि कंटेंट पहले किंग था, अब क्वीन हो गया है, ये मैं कहूँगी। हाँ, बिकॉज देखिए ना, आचार्य एक जो कहानी है उस औरत की कहानी है, वो क्वीन है ना, मतलब क्वीन एज इन लाइक झगड़ रही है, लेकिन क्वीन होना मतलब ये क्या है, अंदर का आपका जो एटीट्यूड है लाइफ के प्रति, वो है ना। तो जब मैंने ये पढ़ने की शुरुआत की तो पहले से टीवीएफ की फैन अरुणा ने वो स्क्रिप्ट जब मतलब उनके टीम ने मुझे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक डिवोर्सी औरत है जिसकी एंट्री कैसी है भाई सीरीज में, एक जेंट साइकिल पे दिल्ली 6 की गलियों में आम ये कर रही है। तो बहुत मुझे मजा आया कि ये शुरुआत है। मतलब टीवीएफ का हमेशा अलग टेक रहता है ना, आप देखेंगे तो मतलब कोई टिपिकल सा टेक नहीं रहेगा उनका, तो ये वैसा यहाँ पे भी था। तो मैं तो एकदम दंग रह गई कि भाई ये क्या किरदार है, मतलब मैं आई एम रियली मेस्मराइज्ड बाय द राइटर्स टीम, यू नो, टीवीएफ की जो राइटर्स की वो टीम है। और फिर अपू से मुलाकात हुई, अपूर्व सिंह करके, और उन्होंने मुझे बताया एक बहुत बढ़िया चीज जो मेरे साथ चली जब मैं किरदार कर रही थी, कि सुमन की जो स्ट्रगल है ना, उससे लोगों को प्यार होना चाहिए। मतलब नहीं तो हम क्या कहते हैं कि मुझे स्ट्रगल नहीं चाहिए, मुझे सिंपल लाइफ चाहिए, राइट? आई मीन हम ऐसे कहते नहीं, हमारे मन में ये होता है ना कि मुझे स्ट्रगल नहीं चाहिए, लेकिन ये स्ट्रगल देख के लोगों को लगना चाहिए कि मुझे स्ट्रगल चाहिए, मुझे कुछ कर दिखाना है। क्या अलग सोच और अप्रोच है, ये अपू ने मुझे बताया। तो इसलिए वो सुमन, वहीं से सुमन जो मुझे सिखाने वाली थी, एक जर्नी, एक सीख दी है उस किरदार ने मुझे, वो सीख अपू के इस कहने से ही शुरू हो गई, ऐसे मुझे लगता है। तो आपने पर्दे के साथ हाँ कर दी, लाइक बेझिझक कि बिल्कुल बिल्कुल, नो 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 नो, नॉट एट ऑल। मतलब मुझे लगा यार, और मैं शुक्रगुजार हूँ, देखिए ना, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि हिंदी में मेरी जो जर्नी रही है वो सपोर्टिंग कास्ट की रही है। तो बोलते हैं कि नॉर्मली यंग एज में आप मेन रोल्स करते हो, फिर बाद में आप सपोर्ट। मेरा उल्टा हो रहा है कि नाउ this is my first show in Hindi where I'm given and TVF, Z5 and मतलब अपू, अरुणाभ और निमिषा पांडे, ये 3 लोगों की वजह से मुझे ये प्रोटोगोनिस्ट के तौर पर मैं लोगों के सामने आई। सो आई एम ग्रेटफुल टू लाइफ। मुझे लगता है सुमन जैसी ही मेरी भी जर्नी है, कि सुमन की इस एज में वो कमिंग ऑफ एज जर्नी है। तो आपको अगर तरक्की करनी है तो कोई एज नहीं है उसकी, ये लाइफ ने मुझे सुमन के जरिए सिखाया है। ब्यूटीफुल। हम भी बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमें बहुत मजा आता है आपको देखने में। और जैसे आपने कहा कि जहाँ पे भी हमने देखा है, फिर शायद वो गली बॉय हो, बॉम्बे बेगम्स हो, लाइक सीक्रेट गेम्स, इन सब में, बट यहाँ पे जैसे आपने कहा तो टू मोर ऑफ दिस, यस, टू मोर ऑफ दिस। मानू, आपके लिए कैसे हुआ टू प्ले हर डॉटर? Okay, so when I got this जो कास्टिंग से मेरे को आया था कि आपको ये ऑडिशन देना है, so I read कि वो TVF के लिए है। So that was the first time कि मैंने actually 4 दिन वेट करा to just record that because I was like कि यार इसमें करना है। Okay, so I have to give my best shot and when I sent it also, जब मैंने भेज दिया 4 दिन बाद, that was also जब कास्टिंग उन्होंने बोला कि भेज दो, and I was like shit यार I can't do that। मैंने जब भेजा, then I saw it again and again, I was like अच्छा नहीं हुआ है ये ना, I don't think ये हो पाएगा, I could have done better। I swear मेरे को ऐसा लगा। और जबकि मैं जब भी अपने ऑडिशन कहीं भेजती हूँ, I'm like अरे बहुत बढ़िया है यार, and उसमें मुझे लगा कि नहीं यार I could have done better, but then धीरे धीरे इट ऑल स्टार्टेड हैपनिंग एंड आई वाज लाइक, फिर धीरे धीरे उनके डेट्स आए कि अच्छा हम तब से शूट करना शुरू करेंगे, तब से करेंगे, थोड़ा डिले होता गया। ऐसे नहीं यार, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लाइक डिले क्यों हो रहा है? आई वाज लाइक जब तक वो फाइनल डेट नहीं आ गई तब तक आई वाज लाइक नॉट बिलीविंग। इट वाज लाइक कि ओके, मतलब टीवीएफ का शो है, उसमें अमृता मैम है, प्रीति सर, एवरीवन, आई मीन ओके। एंड माय मॉम वाज लाइक अनूप सनी, मैं इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि बचपन से आई हैव बीन सीइंग, मैं तो बहुत बड़ी फैन हूं क्राइम पेट्रोल की, सारी गलत चीज है। सो एक्साइटेड, मैं उनको वहीं से पहचानती। So honestly, my mom used to ask me, अनूप सोनी से बात है तुम्हारी? अनूप सोनी से बात है? हाँ बाबा, हुई वो पापा प्ले कर रहे हैं मेरे, ऑब्वियसली मेरी बात है। अच्छा, उन्होंने बोला मैं उनकी फैन हूँ, मैंने कहा अच्छा वो ठीक है। So sweet this is। आप फिर फोटो लेके भेजा कुछ? या आई सेड तो मैं जब भी सेट पे जाती थी तो मेरे घर से हमेशा मेरे को 2 मैसेज आते थे, फोटोज भेजो। फोटोज मैंने कहा ठीक है रुक जाओ, शूट कर रहे थे। सो आई यूज्ड टू सेंड लाइक हाँ बात करो, बताओ नहीं कि वीडियो कॉल करना चाहिए था। या आई थॉट बट आई वाज लाइक यार ज्यादा हो जाएगा। नहीं वैसे वेरी बेशरम, हम लेंगे सेल्फीज, वीडियोस, रील्स सब अपलोड करेंगे ललन टॉप सिनेमा पे और ललन टॉप पे। तो जब आप शूट कर रहे थे, कितने वक्त का आपका स्केड्यूल था? हमारा 40 days आई थिंक, या लगभग 2 महीने हम दिल्ली में थे, बट थोड़ा ब्रेक हो गया था बीच में बिकॉज कोविड की वजह से ब्रेक। हाँ, मतलब फिर जनवरी वापस आए। फर्स्ट वीक में ब्रेक किया था, फिर हम मार्च में आए थे। जी।
तो ऐसे ब्रेक के बाद कभी होता है कि जब आप वापस आते हो तो उसी किरदार को, उसकी सारी जो माइन्यूट पर्सनालिटी ट्रेट्स और डिटेल्स है वो रिकॉल करके फिर से वैसे ही? नहीं, मैं तो बांध के बैठा था ऐसे, छोड़ना नहीं है। शुक्ला जी तो ऐसे पकड़ के बैठा था। नहीं, लेकिन मुझे वो हो रहा था कि भाई छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा ना डायलेक्ट था यार। क्योंकि ये जो सुमन का किरदार है वो तो आपने देखा होगा, वो दिल्ली 6 में है ना, तो वहां की औरत है। तो प्रतीक श्रीवास्तव जी जो इनके दोस्त हैं, जो मेरे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जूनियर हैं, उन्होंने मुझे ये किया, कोचिंग दिया डायलेक्ट के लिए, जो पुरानी दिल्ली का डायलेक्ट होगा, है ना, ऐसे वाला। तो अभी मुझे बहुत मैसेजेस आ रहा है, आप है ना कितना अच्छे बोल रहे हो, तो द क्रेडिट गोज टू हिम। तो मुझे लग रहा था अगर मैं महाराष्ट्र फिर से वापस चली गई तो वहां का dialect फिर से आ गया। क्योंकि मराठी का बहुत स्ट्रॉन्ग मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है। हाँ। तो भाई मुझे वो डर था कि भाई किरदार को तो मैं संभालूंगी, इमोशंस को तो मैं पकड़ के रख लूंगी, लेकिन मेरा डायलेक्ट ना चला जाए। तो मैं ना बीच बीच में प्रतीक को फोन करती थी, हेलो हाँ नहीं मुझसे बात करो, वो डायलेक्ट मेरे मतलब दिमाग में रहना चाहिए ना। तो वो मुझे थोड़ा सा लग रहा था। और एक बात मुझे मतलब थोड़ी सी हटके की, ये अनूप जी की जो आपने बात की, मुझे लगता है कि हमारी सीरीज में सबसे डिफिकल्ट किरदार उनका है, अनूप जी का, बिकॉज वो मुझे छोड़ के जो जाते हैं और दूसरी शादी करते हैं, और अनूप जी की एनर्जी की वजह से वो इतने कमाल के एक्टर है, उस वजह से वो कैरेक्टर ह्यूमन, बिकॉज बाकी सबको ऑथर्स बैक भी है और सबको लोग अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि लेकिन ये जो है अपनी बीवी को छोड़ के दूसरा घर बसाना, हमारे यहाँ इस चीज को बहुत अलग तरीके से देखा जाता है। उस किरदार को उन्होंने ह्यूमन बना के देखना, तो मुझे लगता है कि उनके लिए मैं स्पेशल सैल्यूट करूंगी अनूप जी को, कि मतलब व्हाट एन अमेजिंग एक्टर ही इज, कि सबसे डिफिकल्ट उनका काम मुझे मतलब द किरदार निभाने के लिए ऐसे मुझे लगा, एंड ही हैज डन इट सो ग्रेट, अमेजिंगली वेल। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में ये लगे ये कैसा है, ऐसे कौन करता है। एग्जैक्टली, सो या तो उसके बावजूद, और अनूप जी और मेरा मतलब ये है ना कि जितना स्ट्रेस ऑन स्क्रीन था उतना ही दोस्ती ऑफ स्क्रीन थी मेरी, मतलब बिकॉज हमारे एक दूसरे के साथ कम सीन थे, लेकिन मैं कुछ खास बातों का जिक्र यहाँ करना चाहूंगी उनके साथ। कुछ मेरा काम शुरुआत हुई उनके साथ, मतलब उनके घर के सीन्स मेरे पहले हुए, एंड वन ऑफ द फर्स्ट सीन्स वाज वो मुझे तमाचा मारते हुए वाला, जो आप ट्रेलर में भी देखते हैं। तो उसमें ना मुझे डायलेक्ट भी देखना था और झगड़ा भी करना था और तमाचा भी खाना था, इमोशन भी देना था, सो मुझे स्ट्रेस होने लगा। बट द वे अनूप हेल्प्ड मी इन दैट सीन, यू नो, मतलब एक इतना स्ट्रेसफुल सीन था और 2-3 टेक्स हुए, तो मुझे लगा यार मुझे ना तमाचे से डर लगता है, मारने में भी। एक तो इन लोगों को मारने का सीन था, उसमें भी मुझे डर लगा उनको मारने में और खाने में भी। तो ना मैं ऐसे, मेरा थोड़ा सा पहले ही ऐसे हो रहा था, तो 2-3 टेक्स हो गए। तो फाइनल जो टेक जो आप अभी देखते हो सीरीज में, उसमें अनूप ने, मतलब एक कमाल का एक्टर ही ये चीज कर सकता है कि वो मुझे डायलॉग दे रहे थे सामने से, मेरा क्लोज लग गया और उसने एन वक्त पे ऐसा तमाचा मारा, जो पहले वो धीरे मार रहे थे, जो उससे थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन ऐसा था कि मुझे लगे ना, तो वो लेकिन थोड़ा ज्यादा था। तो मैंने ना ऐसे किया और मुझे ना एकदम शॉक हो गया, आई वाज शॉक्ड, और मैंने ऐसे उनको देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और अपने का कट। तो वो जो शॉक था ना, परफेक्ट, वो शॉक जो था वो अनूप ने मुझे दिया, बिकॉज ही एक्चुअली शॉक्ड मी बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ दैट थप्पड़, बट नॉट कि मुझे लगे नहीं। तो एक अच्छा एक्टर ही इतना आपको, मतलब यू नो, एक बीच वाली बात है ये कि आपको लगे भी नहीं तो पता चला मैं रोती बैठ गई, ऐसा भी नहीं। तो आई वाज लाइक, व्हाट डिड यू जस्ट डू विथ मी, एंड दैट वाज द इमोशन दे वांटेड। बट वो शॉक नहीं आ रहा था क्योंकि मैं ऐसे कर रही थी ना, डर रही थी। तो जैसे कट हुआ, अनूप ने कहा, मैंने कहा जी, आई सेड थैंक यू। एंड कई लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी आंखों में उसके बाद जो एक्सप्रेशन है, होल क्रेडिट गोज टू अनूप, होल क्रेडिट गोज टू अनूप। और वैसे भी लास्ट सीन है, मतलब यार जिस तरह से, मतलब अभी भी मुझे रोना आ रहा है, जिस तरह से वो कहते हैं कि सुमन मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ, ये मेरी गलती नहीं हो सकती ना। तो ऐसे एक आदमी का जो अंतरंग है, जो उसका अंदरूनी मन है, वो उस आदमी ने जिस तरह से वो सीन करते वक्त, सचमुच बहुत कम बार ऐसे क्षण आते हैं जिनको ना मैं ब्रह्म क्षण कहती हूँ, ठीक है। ब्रह्म क्षण मतलब जो कि हमने जो प्लान नहीं किया है, ऐसे क्षण शूटिंग के दौरान आपको मिल जाते हैं जो आपके खुद के नहीं है, वो जो किरदार के क्षण हैं, जो आपने प्लान नहीं किए हैं, आप किरदार के बारे में सोच के वहां जाते हैं और कुछ क्षण आपको मिल जाते हैं, वो वाली बात। तो वो जो सीन था अनूप का और मेरा, उसमें
मुझे सचमुच, जब मैं उसको चाबी वापस देती हूँ, मुझे सचमुच लगा कि ये मेरी हवेली है और मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ, जो अनूप की वजह से हुआ है. सो थैंक्स, स्पेशल थैंक्स टू हिम. तो आपने इतनी बार, जब हमारी बात चल रही है, ऑलरेडी आपने 2-3 बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो मेंशन कर दिया है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको हमेशा से पता था, क्योंकि आपकी मॉम भी एक्टर है ज्योति जी, तो आपको पता था कि मुझे यही करना है बचपन से? नहीं, पहले तो मैं गाती थी बचपन से, तो लेकिन मेरी माँ, वो खुद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से, वो नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी की बैचमेट हैं, और जैसे कि आप जानते हैं वो गली बॉय में मेरी सास बनी हुई है. बहुत खड़ूस थी लेकिन बहुत क्यूट सी लेडी है वैसे. तो उनको मैं देखती थी बचपन में, वो नाटक करती थी, मुझे लगता था यार माँ घर पे रोटियां पकाती है, वहां जाके कुछ और ही बन जाती है. वो तुगलक में सौतेली माँ का किरदार निभा रही थी, जो विलनिश है थोड़ा सा. तो मैंने कहा ऐसे चिल्लाती विल्लाती है, ये क्या है? सत्येंद्र दुबे जी निर्देशक थे उस नाटक के. तो मैंने कहा ये मुझे करना है, ये जो बदलाव है ये मुझे चाहिए. फिर जब मैं स्कूल से वापस आती थी तो वो मुझे अलकाजी के बारे में बताती थी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में बताती थी, और फिर वो मुझे उनकी तब की नोटबुक्स दिखाती थी. फिर वो मुझे ये मतलब एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, मतलब वो सब नाटक क्या थे, वो अलकाजी ने किस तरह से डायरेक्ट किए थे, फिर कैसे लाल किले पे उनके शोज चलते रहते थे. और तब नसीर सर की फिल्में आती थी, तो माँ मुझे बोलती थी, मैंने इनके साथ, मैंने कहा अच्छा तुम इनको जानती हो, नसीरुद्दीन शाह तुम जानती हो? तो मतलब वो सब मेरे मन में उन्होंने ये किया. और वो ना श्रीराम लागू हमारे यहाँ बहुत बड़े मतलब एवरीवन नोज लीजेंडरी एक्टर, उनके साथ वो एक प्ले कर रही थी. तो जैसे घर आती थी ना, अपना स्क्रिप्ट पढ़ती रहती थी, बुदबुदाती रहती थी. तो खाने के बाद, ठीक है, तो मैं बोलती थी मम्मी आप क्या कर रहे हो, खुद से क्यों बात कर रहे हो? तो बोलती थी ये मैं ना प्ले का रिहर्सल कर रही हूँ. तो मैं बोलती थी लेकिन आप रिहर्सल में जाते हो तो फिर घर आके फिर से क्यों बुदबुदा रहे हो? तो बोलती थी बेटा किरदार के साथ ना अकेले में भी रहना चाहिए, तभी वो किरदार, क्योंकि हर किरदार शर्मीला होता है ना, वो खुल के आपसे बात करेगा जब आप अकेले में उसके साथ रहोगे. तो हमारे मराठी में बोलते हैं ना रुंजी, मतलब उसके आसपास इर्द गिर्द रहना जब कोई ना हो. तो जैसे मुझे बोल रही थी, जो कोई एक नया इंसान है वो लोगों के बीच में आपसे अलग बात करेगा लेकिन अकेले में अलग बात करेगा. तो ये अकेले में बात करना है किरदार के साथ जो आप करो. तो तब से मैं, एक होता है रिहर्सल नाटक का या फिर शो का, लेकिन अपने आप में वो पढ़ते रहना, क्या कह रहा है वो किरदार आपसे, क्या बोलना चाह रहा है, वो मेरी माँ ने सिखाया. मुझे लगता है आप जन्मी इसी चीज के लिए. आप जब अभी भी नॉर्मल आप बात कर रहे हो हमसे, नॉर्मल जब हमारी बातचीत हो रही है, आपके जो भाव है, जैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आप को, इट्स लाइक यू वर मेंट फॉर दिस ओनली. और आपका जो मैंने एक्चुअली पढ़ा, तो मैं खुद इतनी सरप्राइज हो गई थी कि जैसे आपने डेब्यू भी किया था, श्वास जो फिल्म थी वो एक ऑस्कर एंट्री थी हमारे हमारे देश से, और नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म थी. और फिर आपने जैसे और एक नेशनल अवार्ड आपने जीता अस2 के लिए, मराठी में जो आपने काम किया. तो ये जो सीख थी जो आपकी मॉम से आपने ली, वो आपने अप्लाई किया. You think that gives you a competitive advantage? Yes, definitely so. And बचपन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मुझे ऐसे लगता है. जैसे मेरी जो नानी थी, मेरा नैनीहाल है, रहमतपुर नाम का छोटा सा गांव है, सातारा जिला, कोरेगांव तालुका, मतलब छोटा सा गांव. तो मेरी नानी ने मुझे ना, वो उस गांव में उन्होंने एक लाइब्रेरी शुरू की थी, और वो चाहती थी कि बच्चियां पढ़े, और मुझे बताती थी अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो. मेरे मामा जी जीपी देशपांडे जो एक नाटककार खुद हैं, उनके काफी नाटक मराठी में हैं, तो उन्होंने भी मुझे अच्छा, तो मेरा क्या हुआ ना ईशा की, अच्छा कंटेंट क्या है. एक एक्टर का काम सिर्फ एक्टिंग नहीं होता है, मुझे लगता है कि उसको अच्छा कंटेंट की पहचान होनी चाहिए. जो टीवीएफ अच्छा कंटेंट, नो आई मीन इट्स ट्रू, वो परख होनी चाहिए. जैसे अस्तु की आप बात कर रहे हो, अभी कई एक्ट्रेसेस ने शायद वो रोल ना किया होता, ओनली 10 minutes ऑफ रोल, only 10 minutes of screen time. She appears after the interval in the film. तो लेकिन फिर भी मैंने करूंगी, मैंने काफी ऐसे भी रोल्स किए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा कंटेंट क्या है. और इसकी शुरुआत मेरे बचपन से हुई कि अच्छा कंटेंट पढ़ने से ही आप पहचान पाओगे. तो वहां से सबसे मुझे लगता है ऑफ कोर्स मुझे फायदा हुआ है कि मुझे काफी लोग पूछते हैं आपके काफी फिल्म्स को, जैसे किला भी थी, किला कई लीडिंग एक्ट्रेसेस ने नकारी थी वो फिल्म कि मैं नहीं करूंगी क्योंकि वो बच्चे की फिल्म है, माँ की फिल्म नहीं है, उसका मेन रोल. मैंने कहा नहीं, लेकिन वो देखिए ना किस तरह से वो लिखी गई है, उसका कंटेंट जो है. तो मुझे लगता है कि वो पहचान होना भी जरूरी है, और वो मेरे बचपन की वजह से मुझे. और जैसे आपने कह दिया कंटेंट इज क्वीन, आप टीवीएफ के साथ 10 साल अब हो चुके हैं, और आपने स्केचेस की बात की, मुझे स्पेशल मेंशंस आए हैं कि प्लीज सलमान खान के जो स्केचेस है उसके बारे में जरूर बात करें. आप उसके बारे में बताएं.
वही सलमान खान का भी सेम था, मैं कॉलेज में थोड़ा बहुत करता था, हाँ। TVF आया, अगेन वो लिखा, तो TMO हमारी एक प्रॉपर्टी थी, हम सब ने बैठ के सोचा, तो नाम ने बोला कि TMO बनाते हैं, द मेकिंग ऑफ। उस समय इनिशियल यूट्यूब डेज थे, मतलब TVF और एक 2 ही चैनल्स थे, तो द मेकिंग ऑफ का पूरा ग्रामर था उस स्केच का कि कोई भी पॉपुलर पॉप कल्चर में जो चीज़ें हो रही हैं वो शायद कैसे बनती होंगी। तो हमने सोचा कि सलमान खान की फिल्में कैसे बनती होंगी, हनी सिंह का गाना कैसे लिखा जाता होगा, एक आर्ट हाउस इंडल्जेंट फिल्म कैसे बनती होगी, एक न्यूज़ मतलब जो हाइपर न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं वो कैसे ऑपरेट करते होंगे। तो उस पर हमने TMO सोचा, द मेकिंग ऑफ। तो उसमें पहला हमने करना था, उस समय सलमान खान की फिल्म आई थी जय हो, तो उसके कुछ दिन बाद हमें करना था वो द मेकिंग ऑफ 200 करोड़ फिल्म। तो हमने सब पूरी टीम, मतलब ऐसे ही हम लोग अभी भी वैसे ही काम होता है TVF में, 25 लोग बैठ के बातें करते हैं, जैम करते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें निकलती हैं, उस पर जाके एक बंदा लिख के लाता है। तो हम लोग वही बैठे और सबने जैम किया, और विश्वपति सरकार जो राइटर थे उस स्केच के, वो गए घर पे और लिख के लाए, फिर हम सब ने सुना। और मैं कॉलेज में थोड़ा बहुत सलमान करता था, क्योंकि 10 का दम देखते थे कॉलेज में बच्चे हम लोग, तो उस पर थोड़ी सी मस्खरी चलती थी उस पर कि हम और आप खेलेंगे 10 करोड़ रुपयों के लिए, तो ऐसे करके थोड़ा बहुत होता था। और थोड़ा सा please. तो वही Like we can't get enough. उनके फैंस मुझे गालियां देंगे कि चलेगा हाँ चल रहा है, 10 साल से, हाँ 10 साल से चल रहा है वो, तो खेलेंगे 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। तो मैं थोड़ा, तो आराम ने कहा कि तू कर, अगेन मैं, मेरा वही था कि यार मैं कर लूंगा, मेरे को डर लग रहा है, ऐसे वैसे पता नहीं सही कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो उनकी तो बॉडी है ना, तो उन्होंने कहा कि हाँ तो तेरे को बॉडी थोड़ी बनी, तेरे को एक्टिंग करनी है ना कि तेरी बॉडी है। तो वो अगेन मेरे लिए बहुत सही एक लेसन था कि हाँ यार मेरे को तो एक्टिंग करनी है, मेरी बॉडी है। तो मैं सडनली ऐसे हो गया और पीठ अंदर खींच लिया, ऐसे ये हो गया। तो वही से शुरू हुआ और वही से धीरे धीरे एक्टिंग, मतलब वही चस्का तो था ही हमेशा से कि हाँ एक्टिंग करनी है और इस फील्ड में घुसना है, तो वही से इसकी शुरुआत। और आपने राधे के लिए भी फिर कुछ किया? नहीं, अब राधे के लिए नहीं, कुछ राधे के लिए कुछ नहीं किया था हम लोगों ने, नहीं राधे में और कुछ नहीं। पहली बार जब ये TVF के साथ आपका सिलसिला, उस शुरुआत कैसे हुई उसकी? तो मैं पुणे में था, तो मैं कुछ साल इंजीनियरिंग की, फिर वो मुश्किल हो रहा था करने में, तो मैं BA करने चला गया। फिर मैं कॉल सेंटर में था कुछ महीने, तो वो जो पूरा पीरियड था, मतलब कॉल सेंटर में मेरे को काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अलग लोगों से मिला, मतलब आंखें खुली दुनिया के बारे में, बहुत डाइवर्स क्राउड, डाइवर्स लोगों को देखा। बट वो समय मेरे जीवन में बहुत ही अंधकारमय समय था कि मेरे को दिख नहीं रहा था मेरा भविष्य क्या, क्योंकि मेरे को आना इस फील्ड में था और कोई ऐसा रास्ता दिख नहीं रहा था, और बाकी कोई काम करने में मेरा मन नहीं लगता था। मतलब एकेडमिक परिवार पूरा मेरा एकेडमिक परिवार है, मतलब दादाजी हेडमास्टर थे और किसान थे, पिताजी बैंकर थे, और सारे कजन्स वजन सब लोग इसी फील्ड से जुड़े हैं। और मैम का ऑपोजिट फैमिली था मेरा, कि इट वाज नॉट अ वेरी रिस्पेक्टेड प्रोफेशन आल्सो, जहाँ से हम लोग आते हैं। रिस्पेक्टेड इस सेंस में नहीं था कि नीचा समझते, रिस्पेक्टेड इसलिए था कि बहुत अनसर्टन है, कि पता नहीं क्या होगा, वहाँ जाओगे तो बॉम्बे जाना है, और आप जॉब छोड़ के अगर वो हाँ, परस्यू करते तो और ज्यादा। और मेरे साथ सैड पार्ट था कि मेरी जॉब भी उस समय नहीं थी, मतलब कॉल सेंटर, जैसे पापा को बताया नहीं था कि मैं कॉल सेंटर कर रहा हूँ। तो वो बहुत ही एक मेरी लाइफ में एक डार्क फेज था, बहुत ही अंधकार में मेरे को अपना भविष्य और जीवन दिखता था। बट मतलब वही मैं मनाता था कि कोई एक लालटेन लेके आए, मेरे को रास्ता दिखा दे। बट उस अंधेरी गुफा में अरुणाब आया, वो लालटेन लेके नहीं आया, उन्होंने गुफा तोड़ के एक हाईवे बनाया और एक फरारी दे दी मेरे को चलाने के लिए। क्या बात है, ये लो चलाओ फरारी। तो क्या बात है। नहीं सीरियसली, मतलब जितना भी कहा जाए ना, मतलब और मैं अभी आते हुए रास्ते में फ्लाइट में मैं और निखिल बात कर रहे थे कि एक हम लोग एक ऐसे समय से आते हैं ना, जब हम लोग, अभी तो बहुत अवेयरनेस आ गई लोगों की, हम लोग ऐसे समय से आते हैं जब एक पर्टिकुलर टाइप का दिखना, एक पर्टिकुलर टाइप से बात करना, एक पर्टिकुलर टाइप का हाइट होना, कलर होना, बाल होना, हर चीज़ पे ना आप बुलिड बहुत होते थे। कि मतलब जैसे मैं मुनिरका में रहा हूँ, तो मतलब पान दुकानदार था, तो मैं ऐसे ही सुनता था कि ये बिहारी से जुड़ी बीमारी, और मैं एक 18-19 साल का लड़का, मेरे को बड़ा ये लगता था, मतलब संकोच होता था बताने में कि बिहार से। तो वो कॉन्फिडेंस नहीं था कभी जीवन में, और मतलब और हमेशा से, क्योंकि बिहार से हैं तो हमेशा एक, कहीं भी बिहार से बाहर कहीं भी जाओ तो थोड़ा लोग लुक डाउन अपॉन ही करते थे कि अच्छा मतलब थोड़ा गंवार होगा, अंग्रेजी अच्छी नहीं होगी, या मे भी चोर होगा, मतलब ऐसे कि बहुत सुनने को मिलता था। कहीं गए कि यार यहाँ पे चोरी नहीं होती थी, लेकिन जब से बिहारी मजदूर आने लगे हैं चोरी होने लग गई है। तो ये सब सुन के बहुत बुरा लगता था। बट TVF हैपेंड, और TVF ने वो, मतलब वो ऑल क्रेडिट गोज टू अरुणाब फॉर क्रिएटिंग दैट इकोसिस्टम, दैट इंस्टीट्यूशन, कि वहाँ पे एकदम एवरेज लड़कों को हु कम फ्रॉम एवरेज इंडियन फैमिलीज, हु लुक लाइक एवरेज इंडियंस, उनको वो कॉन्फिडेंस मिला। मतलब
हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो लोग मिलके फोटो खिंचाते हैं. सो फॉर अ बॉय फ्रॉम बेतिया, मैं मतलब बेतिया 2 लाख की जनसंख्या है मेरे गांव की, मतलब शहर की, और वहां से आता हूँ. ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी है. तो मेरे को लगता है कि ये सब मेरी लाइफ में बोनस है. मेरा पहला दिन सक्सेस मेरा उसी दिन हो गया था 2012 में, जब मैंने इमोशनल टच चार्ज किया था और मेरे को 4 लोग आके मिलके फोटो खिंचा रहे थे और बोल रहे थे कि सर का काम अच्छा लगा. तब से हो गया था पहचानना लोगों को? अरे उस समय तो मतलब 2012 में तो दीपक मिश्रा, मैं, विश्वपति सरकार, जितेंद्र कुमार, अरुणाब, हम लोग तो वी वर द इनिशियल बिगिनर्स इन द यूट्यूब वो इकोसिस्टम. तो हमने तो वो एक अलग एक फ्रेंजी देखा. अब तो मतलब थैंक्स टू यूट्यूब एंड इंटरनेट के अब तो बहुत बच्चे हो गए. बट हम लोग मतलब हमने, अरुणाब ने वो दरवाजा खोला. हाँ, जैसे वो फाउंडेशन स्टोन. हाँ, वो स्टोन उन्होंने डाला, तो वो एक उससे जो एक कॉन्फिडेंस मिला ना टीवीएफ के होने से, और अरुणाब की इस क्रिएशन से एक जो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार, मतलब अभी आईआईटी के बच्चे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो टीवीएफ में अप्लाई करते हैं फॉर फुल टाइम जॉब्स. और ये एक और बहुत अच्छी चीज़ है. अरुणाब ने जो बोला था पहले दिन मेरे को कि आई हैव टू मेक फिल्म मेकिंग अ बोरिंग 9 to 5 जॉब. क्योंकि ना फिल्म मेकिंग में जब आप घुसते थे ना तो घरों में ऐसा माहौल था ना कि वहां पे दिन भर पार्टियां होती होंगी, दिन भर ये मस्ती करते होंगे. हाँ, परसेप्शन अलग था. तो अरुणाब ने कहा कि मेरे को ये चेंज करना है, मेरे को ऐसा करना है ना कि तू बोर हो रहा है, कि मेरे को 18 घंटे बैठ के लिखना है यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है. एक कोडर इतना अच्छा कोड क्यों लिखता है? क्योंकि वो परेशान रहता है कि यार मेरे को 18 घंटे बैठ के कोडिंग करनी है. अगर तू 18 घंटे बैठ के लिख नहीं पा रहा है ना, तो यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ ग्रेट राइटर. बहुत अलग पर्सपेक्टिव. हाँ, तो बहुत ही, और हमारी जो अपब्रिंगिंग थी बहुत मिडिल क्लास थी, तो हमेशा पापा की तरह बनना था. तो पापा सुबह बैग लेके, ब्रीफकेस लेके, टिफिन लेके ऑफिस जाते थे, आते थे. तो मैं अभी ऑफिस वैसे ही जाता हूँ. आई टेक माई टिफिन, आई टेक माई बैग, आई गो टू ऑफिस, आई कम बैक होम. और मेरे को बहुत सेटिस्फाइंग लगता है ये चीज की जो एक हार्डवर्क जोड़ा गया, और आने के बाद लगा कि नहीं, बहुत हार्डवर्क एक्चुअली है, और एक रिस्पेक्टेबिलिटी प्रोफेशन. तो वो बहुत ही मतलब वो मतलब टीवीएफ के होने से, अरुणाब के उस क्रिएशन से बहुत ज्यादा कुछ. अरुणाब से मुझे मतलब मैं मिली हूँ, लेकिन जिस तरह से अब देखो ना बात करते आनंद, हम लोगों के तो बड़े, हम लोगों के तो भैया हैं, मतलब हम लोगों के तो बड़े भैया हैं, डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, वैसा वाला. ये सक्सेस देखो ना आनंद की, मतलब एक होता है एक आदमी का सक्सेसफुल होना, एक होता है सबको लेके वो जा रहा है. और मेरे जैसे 200 लड़के हैं, मतलब मेरे जैसे 200 से ऊपर लोग हैं अभी. आप मिले कैसे उनसे पहली बार? तो अगर वहाँ भी, हाँ, वहाँ भी मेरी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. तो मैं पूना में, पापा ने भेज दिया पुणे में इंजीनियरिंग करने. तो मेरे जो पढ़े लिखे दोस्त थे, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, उनका आईआईटी बॉम्बे निकल गया था. तो स्नेहिल था, अभिप्रीत दास था, इनका आईआईटी बॉम्बे निकल गया था. तो मैं उनसे मिलने आईआईटी बॉम्बे आता रहता था. तो उस समय जो अरुणाब के साथ जो ये लोग थे, दीपक मिश्रा और अमित गुलानी, ये जुड़े हुए थे. तो दीपक मिश्रा को मैं आईआईटी में देखता था, ये लोग प्लेस करते थे आईआईटी में. तो मेरा दोस्त था, उसने मेरे को, तब मैं कॉल सेंटर में था, और तब 2 चीज़ें आई थी. एक फिल्म आई थी साशा बैरन कोहेन की डिक्टेटर, और उसके कुछ महीने बाद आई थी टीवीएफ की द राउडीज. और राउडीज का जो स्पूफ था, पहला हिट वीडियो टीवीएफ का. तो जब मैंने राउडीज देखा और डिक्टेटर देखा, बस मैंने कहा कि यस, आई गॉट माई कॉलिंग. उस समय साउथ पार्क बहुत देखता था, साउथ पार्क, मोंटी पाइथन, ये सब मैं बहुत देखता था. तो मेरे को लगा कि यार यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, यही जगह जाना है मेरे को. तो फिर मैं स्नेहिल को बोला कि मेरे को दीपक मिश्रा से मिला हो. तो मैं मिश्रा जी से मिलने गया, मिलके बात हुई. फिर उन्होंने अरुणाब का नंबर दिया. फिर मैं उनको कॉल किया, आराम नगर गया, मिला. फिर उन्होंने बोला कि आजा कल से इंटर्नशिप पे. और फिर इंटर्नशिप उस समय पकड़ ली. उसमें 6-7 लोग थे उस समय. तो अरुणाब, ये तो छोड़ो, अभी आप, उस समय हम लोगों को टीवीएफ अकेली कंपनी जिसने एक्टर्स को सैलरी दी है. एक्टर्स को एज इंटर्न्स रखा है टीवीएफ ने, एक्टर्स को सैलरी दी है. और उस समय अरुणाब कॉर्पोरेट फिल्में बनाते थे बिल्डर्स के लिए, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उनके लिए. वहां से पैसे आते थे, और अपने प्रोजेक्ट में अपने भाइयों से उधार लेते थे, 200 उधार लेते थे, और हमको सैलरी मिलती थी. अच्छा. अपने मन का बनाने का पैसा था नहीं, तो ऐसे कॉर्पोरेट फिल्म्स बना के वहां पे जो प्रॉफिट्स मिलते थे वो यहाँ पे लगते थे. तो ऐसे करके बहुत ही मतलब इमोशनली फुलफिलिंग, और बहुत ही मतलब वो सच में एक बड़े भैया जो होते हैं ना, कि सबको बड़े भैया एक मिल गए जो सबका ध्यान रखेंगे. हाँ, मुझे तो दोस्त काफी करीबी मिल गया. और वो उनकी माँ की जो बात हो रही थी ना यहाँ पे भी अभी ईशा की, वो अरुणाब ने उनकी मुझे कहानी बताई कि उन्होंने वो स्कूल शुरू किया है वहां पे एक गांव में छोटे से, उनकी माँ ने. और मतलब सुमन का जो किरदार है वो हमेशा, अरुणाब तो बोलते रहते कि मुझे मेरी माँ की याद आती है, तो मतलब वो भी जुड़ा. मैं उनसे मिली जब हमारा प्रीमियर था ना, तो उनकी माँ से मिली. मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब देखो सारी चीजें बचपन से ही आती है. जैसे मैंने अभी मेरे बारे में कहा, मुझे लगता है अरुणाब का भी जो वो वही माँ है जिसने एक स्कूल शुरू किया है. और देखो ना, सबको लेके आगे जाना ये कोई यूनिक इंसान ही कर सकता है यार. खुद का आप अचीवमेंट कर सकते हो कि मैंने ये कर दिखाया, लेकिन इन सबको देखो ना, ये
जिस तरह से बात कर रहे हैं। हाँ, सारे सब ऐसे ही होता है। बट आपने इतना ज्यादा कॉमेडी में काम किया है, आपका नेचर रहा है पहले से, बहुत मतलब तो हाँ, यहाँ पे हाईलाइट हो गया यहाँ पे हाईलाइट हो गया। मतलब हम लोग मतलब अपने अपने इलाके का, हम लोग बिहार में कॉमेडी बहुत, सब लोग फनी होते हैं। मतलब जनरली मेरे गांव में सब फनी है ना, कोई सीधा जवाब भी नहीं देगा। टाइम क्या हो गया, बहुत खराब टाइम चल रहा है, कोई सीधा जवाब नहीं देता गांव में हमारे, ठीक है। तो हाँ, तो हमारे गांव में क्या होता है कि नौकरियां कम है, तो हर गांव में एक तालाब होता है, तालाब के बगल में एक पेड़ होता है। सुबह पूरी गोष्ठी बैठती है वहां पे, 4 अखबार आते हैं और सब वहाँ बैठे हैं, पत्ते चल रहे हैं, एक बंदा अखबार पढ़ के सुना रहा है और हर न्यूज पे रिएक्शन दे रहे हैं कि 2 गालियां इस नेता को, 2 गालियां उस नेता को, इस पॉलिसी में ये गलत है, कोहली को ऐसे बैटिंग करनी चाहिए। तो हमारा तो वो है कि जो जिस माहौल से आते हैं वो तो, और क्या होता है ना कि जो समाज जो थोड़े पिछड़े रह जाते हैं ना, जहाँ पे नौकरियां, जहाँ पे डेवलपमेंट कम आता है, उन समाज का कोपिंग मैकेनिज्म होता है ह्यूमर। वी आर ह्यूमरस बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ पेन। क्या बात है। हमको पता नहीं, हमको रियलाइज नहीं, बहुत बाद में रियलाइज होता है बड़न कि ये तो कॉमेडी पेन से आ रहा था। बट उस पेन को ढकने के लिए ना, कि एक ह्यूमर इज अ शील्ड, तो इसलिए ह्यूमरस हो ही जाते हैं गांव देहात के। ये बात आपकी लग गई हमें ना, मतलब हाँ, क्योंकि आप हंसोगे नहीं तो फिर आप रो दोगे। हाँ, और फिर मैं थोड़ा ऐड करूंगा कि मैं जहाँ से आता हूँ, पश्चिम चंपारण हमारा जिला जो है, तो मेरा गाँव है माधोपुर। तो मेरे गाँव के बगल में एक मौजे माधोपुर मेरा गाँव है, गाँव के बगल में एक और गाँव है बेलवा पकड़ी। तो बेलवा पकड़ी से आते हैं मनोज वाजपेयी। तो अमोलवा स्टेशन है जहाँ से ट्रेन रुकती है, और वहां से एक साइड उनका गांव जाता है, एक साइड मेरा गांव जाता है। और चंपारण के बगल में एक नदी है, गंडक नदी, और गंडक के उस पार एक जिला है गोपालगंज। गोपालगंज से आते हैं पंकज सर। तो मेरे पड़ोस से दो पानी है उस जगह की, पानी मेरे पड़ोस से दो बहुत महान लोग आते हैं। और बेतिया शहर में मेरे घर से समझिए कि 1 किलोमीटर की दूरी पे प्रकाश झा जी का भी घर है अपना। तो भाई कुछ तो है यहाँ पे। और हमने इन सबसे बात की, इन सब के इंटरव्यूज आपको लालन टॉप सिनेमा पे मिल जाएंगे। सब भाई। तो 3 वहां से आया है, चौथा मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल कोशिश नहीं हो चुकी है आपकी। शुक्ला जी, नेवर फियर। वो 3 मतलब थोड़े ज्यादा ही पड़े। और आप इतनी इरिटेट हो जाते हैं ना वो सुन के, सेम लाइन कितनी बार, हाँ पता है। हाँ मैं शुक्ला नहीं, हाँ ऐसे वाला मेरा हो जाता है, हाँ शुक्ला नहीं, बस हो गया वो। बहुत आपको सच में देखना चाहिए ये शो। और आपको लगता है कि ये एक ट्रेंड, छोटे शहरों की फैमिली कहानी हमने देखा है गुल्लक के साथ, पंचायत के साथ, निर्मल पाठक की घर वापसी के साथ, तो आपको लगता है ये एक ट्रेंड है, ये और आगे जाएगा? बिल्कुल नहीं, मैं इनकी बात सुन के अभी मेरी आंखें नम हो गई है, वो ह्यूमर वाली बात। तो हाँ मुझे लेकिन लगता है, ऐसी आंखें आपकी भी, मुझे लगता है इसमें भी हाँ ये ट्रेंड है, क्योंकि एक हमारी खुद की कहानी कहने का जो एक ये है ना, वो इन सभी शोज से आ रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे भी ऐसे लगता है। हाँ, और मैं लगता है ना कि ये ना रिप्रेजेंटेशन की बात है। जैसे हमारी कहानियां कहीं नहीं गई हैं और हमारी कहानियां अब कहीं जा रही हैं, और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग जैसे ही लोग हैं, मतलब ज्यादातर आधा से मोस्टली हिंदुस्तान छोटे शहरों में रहता है, और जो अपने वर्नाकुलर में बात करता है, मराठी में बात करता है, तमिल में, तेलुगु में, हिंदी में, भोजपुरी में, बंगाली में बात करता है, उनको जब अपनी कहानी दिखती है, अपने जैसे दिखने वाले लोग दिखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सुमन के लिए बोलते रहे, उसकी आम कहानी, बार बार वही कह रहे हैं, मतलब आम की भी है, अचार की, लेकिन आम उस तरह से भी है, जितना आप आम होते हो उतना आप यूनिवर्सल हो जाते हो, ये वाली बात। और ये बहुत बड़ी करेंसी है। मतलब मैम का देख के मेरे को, मेरी वाइफ की फ्रेंड्स ने भी बोला कि देख के मम्मी की याद आती है। तो ये मतलब ये इतनी बड़ी करेंसी है ना कि आप वो अपना परिवार आप में देख रहे हैं, मतलब इससे बड़ा करेंसी तो एक्टर के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। बट ये एक बहुत मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, जैसे आपने भी मेंशन किया कि एक तरह का लुक होना जरूरी है, एक तरह का, स्पेशली विमेन व्हेन दे आर इन द एक्टिंग सर्कल। आपको लगता है ऐसे हुआ है क्योंकि आप वो मोल्ड में नहीं हो, आप अपने में बहुत कॉन्फिडेंट और सिक्योर हो, तो स्पेशली जब हिंदी सिनेमा में आए तो आपको लगता है कि आई कैन डू सो मच बेटर, मेरा पोटेंशियल यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो रहा है। आपको ऐसे फील होता है कभी? नहीं, मुझे ऑन द कॉन्ट्ररी अभी फील होने लगा है। मतलब मैं जब यंगर थी ना, तो मुझे लगता था यार इसके बाद अरसे के बाद मैं क्या करूंगी काम, क्योंकि मुझे स्लॉटिंग नहीं, मुझे टिपिकल काम नहीं करना है, तो मैं क्या काम करूंगी। और मैंने शुरुआत भी की कि सब बोलने लगे तुम माँ का रोल कर रहे हो, तुम माँ का रोल कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, गली बॉय में माँ का रोल नहीं है, वो रजिया का रोल है, बिकॉज इट वॉज अ वेल रिटन स्क्रिप्ट, इट वॉज अ वेल रिटन रोल। तो मेरे लिए वो माँ का रोल नहीं था, लेकिन इंडस्ट्री उस तरह से आपको स्लॉट कर देती मुझे उसके बाद सारे माँ के रोल्स। तो मैंने ना बोला, बहुत ना बोलती रही। और उसके बाद जो बॉम्बे बेगम्स हुआ, जिसमें वो ना सिडक्ट्रेस
मतलब देखो ना, इस एज में मैं सिडक्ट्रेस प्ले कर रही हूँ, जो मतलब यंग एज में नॉर्मली एक्ट्रेसेस सिडक्ट करती है और ये सब होता है। मैंने तो सारे वो जो रूल्स है ना, मैंने कहा ऐसे रूल्स किसने बनाए कि मतलब एक्ट्रेसेस के लिए यही होगा। मतलब कुछ लोग मुझे बोलते थे देखो हमारे यहाँ मेल एक्टर्स के लिए तो काम होता है, वुमेन के लिए नहीं होता है। मैंने कहा ये मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानूंगी किसी रूल्स को, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जिंदगी से जो मांगोगे ना, जिंदगी आपको देगी। मतलब आप ही बोलोगे ना ये नहीं होता है, तो फिर जिंदगी बोलेगी नहीं होता है। आप ही ने बोला नहीं होता है तो नहीं होता है, लेकिन आप बोलोगे ना होगा, क्यों नहीं होगा। जैसे सुमन भी ना मानती नहीं है, तो आप में वो एक ना जिद होनी चाहिए, मुझे लगता है। तो वो थोड़ी जिद्दी हूं मैं वैसे, तो इस तरह से फिर ना भी काफी बोला काम को। और जैसे लिली आई, मतलब बॉम्बे बेगम्स की जो सिडक्ट्रेस मिली मुझे, तो उसके बाद मुझे लगा कि यार हर स्लॉट तोड़ना है। तो उसके बाद धमाका जो आई तो इकोनॉमिक स्लॉट भी टूट गया, पैसे आ गए, मतलब इन द सेंस वो कैरेक्टर अलग तबके का मुझे मिला। तो मुझे अब ये लगता है कि किसी भी एक्ट्रेस के लिए या एक्टर के लिए, इनके लिए भी कोई ये नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप मांगो जिंदगी आपको देगी, उस तरह का। तो मुझे, पर हालांकि मुझे वुमेन एक्टर्स के लिए बहुत बेस्ट टाइम अभी शुरू हुआ है, ऐसे मुझे लगता है। जब देखिए ना आप, मुझे इस एज में आई एम गेटिंग, एज आई टोल्ड यू, आई एम गेटिंग टू डू दिस रोल। वो जो इतना अच्छा कंटेंट, टीवीएफ जैसा मुझे प्रोडक्शन हाउस, अपूर्व जैसा मेरा डायरेक्टर और Z5 जैसा प्लेटफॉर्म, ये सब मुझे इस एज में इंडिया में मिल रहा है। नहीं तो मुझे पहले पता है क्या लगता था, यार मुझे शायद परदेश जाना पड़ेगा, मुझे मेरिल स्ट्रिप जैसे रोल चाहिए, तो मुझे यहाँ कहाँ मिलेंगे। हाँ, मतलब देखो मेरिल स्ट्रिप हर एज में कर रही है ना कुछ, तो ऐसा नहीं कि भाई इस एज के बाद अब आप यही करते रहो, तो मुझे वो था। तो लेकिन अब तब मुझे नहीं पता था कि दिस OTT मूवमेंट विल ब्रिंग दिस टू इंडिया। कि तो जो इसका रोल था रॉ एजेंट का, सीक्रेट गेम्स वाला, वो मेल कैरेक्टर था। तो मेकर्स जो थे, मतलब हाँ, वो जो कहानी नॉवेल है उसमें वो मेल किरदार था। तो अनुराग, वरुण और विक्रमादित्य ने मिलके उसको फीमेल बनाया। तो मैंने कहा भाई यही तो बेस्ट टाइम है कि अच्छे मेल किरदार को फीमेल बनाया जा रहा है और आपको वो करने का मौका मिल रहा है। सो मुझे लगता है कि यस, अब हर कुछ चीज टूटने का टाइम है। जैसे इन्होंने कहा कि आप कैसे दिखते हो, आपका रंग क्या है, आप किस इलाके से आते हो। एक महाराष्ट्र की लड़की दिल्ली से इसकी सुमन बन सकती है, अब कुछ भी हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। और वही स्ट्रेंथ है इस मीडियम का। एंड OTT बहुत बड़ा वेलकम टू आवर इंडस्ट्री। जो आप कह रहे हो कि वो रेबेल, वो जिद होना जरूरी है, उसको ये कॉम्प्लीमेंट करता है। वो स्पेस है कि आप एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो आपने मराठी सिनेमा में इतना काम किया है, आपको कभी हिंदी सिनेमा में ऐसा लगा कि थोड़ा सा स्ट्रगल है या ऑडिशन करना पड़ता है, कि ऑटोमेटिकली कॉल्स आ जाते हैं और फिर आप चूज करते हो कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है? अब वैसे हुआ है, लेकिन मैंने अनुराग के सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ऑडिशन दिए हैं। मतलब मैंने जब रमन राघव की, उसके बाद सीक्रेट गेम्स के लिए मैंने ऑडिशन किया है। और हालांकि उस ऑडिशन मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मुझे क्यों पूछ रहे इस रोल के लिए। मुझे लगा यार गायतोंडे को जो डराएगी, मैं तो कितनी पेटी इतनी सी लड़की हूँ। तो तब संदेश, मेरे जो शौहर है, वो भी डायरेक्टर और एक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे, जैसे आपने बताया ना, उन्होंने मुझे बताया इट्स नॉट अबाउट योर फिजिक, इट्स अबाउट व्हाट यू बिलीव, कैरेक्टर। हाँ, तो वो भी ऑडिशन किया मैंने। उसके बाद जब चोक्ड की फिल्म, तब भी मैंने ऑडिशन किया। मुझे कई एक्टर्स को ऐसा लगता है ना, ऑडिशन मतलब बहुत कम हो गए आप, या फिर ऐसे कैसे मुझे लगता है डायरेक्टर आपको उस रोल में देखना चाह रहा है, ऐसे इस तरह से मैं ऑडिशन को देखती हूँ। अब नहीं देना होता है ऑडिशन, जैसे जोया ने नहीं दिया, या फिर इसलिए अब वो दौर आ गया कि जिसमें मैं चूज कर रही हूँ। और मैं, लेकिन एक दौर मुझे ऐसा भी आना चाहिए जो TVF और जोया ने मुझे दिया था, कि पूरा स्क्रिप्ट पढ़ने को दिया था, वो दौर। हाँ यार, इसके बारे में हमें नहीं पता है। मतलब बाकी के लोग, बहुत कम लोग पूरा स्क्रिप्ट पढ़ने को देते हैं इंडस्ट्री में। अच्छा, तो सिर्फ आपको अपना पार्ट देते कैसे? या कई बार, या फिर नरेशन। तो मुझे लगता है यार पूरा स्क्रिप्ट, लेकिन कई बार वो लोग, जैसे अनुराग के साथ मैं अब स्क्रिप्ट नहीं मांगूंगी। जैसे अनुराग ने पहले तो एकदम पूरा स्क्रिप्ट के साथ साथ हम गए, लेकिन जब मैंने चोक्ड किया, एज ए टेक्निक उसने मुझे बोला था कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे इम्प्रोवाइज चाहिए, मुझे फ्रेशनेस चाहिए। तो उसने मुझे किरदार तक नहीं बताया था। मुझे खुद, जब मैं सेट पे आती थी, मुझे पता चलता था मुझे आगे क्या करना है। तो मैं ऑडियंस भी थी और किरदार भी थी जब चोक कर रही थी। बट इट वॉज यूज्ड एज ए टेक्निक, ऐसा नहीं कि भाई तैयारी नहीं इसलिए नहीं दे रहे। तो अनुराग की वो टेक्निक ही है कि वो एक्टर को इनसिक्योर करके उससे बेस्ट निकलवाता है। तो वो लाइंस चेंज करेगा,
कितना भी आपको स्क्रिप्ट मिला हो, मुझे तो पता होता है कि जब आप सेट पे जाओगे अनुराग की लाइंस चेंज होने वाली है. नाउ आई एम यूज्ड टू इट. पहले मुझे ऐसे ऐसे हो जाता था, बट नाउ आई एम यूज्ड टू इट बिकॉज दैट्स हिज टेक्निक, और उससे आपका कुछ बेस्ट ही आएगा. क्योंकि एक्टर जो जमात है ना, जो उसको आप डालोगे तो वो खुद को वर्क करने की कोशिश करेगी. तो अनुराग प्लेज विद दैट टेम्परामेंट ऑफ एन एक्टर कि आपको डरा देता है लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ता, आपका हाथ भी पकड़ता है. तो डरा के आपको बोलेगा मैं हूं लेकिन डर जा, मतलब ऐसे आराम से हाँ मैं तो कर लूंगी. ये उसको मतलब मैंने ना सर ये वर्किंग किया या उसको बिल्कुल पसंद नहीं. वर्किंग मत करो, यहाँ आके जो करना है. तो मुझे लगता है कि उस तरह से उस तरह की बात है. काफी माइंड ब्लोइंग. आपने अनुराग जी की बात की एज अ डायरेक्टर, आपने उनके साथ काम किया, जोया के साथ काम किया, उनकी क्या टेक्निक एज अ डायरेक्टर, व्हाट इज शी लाइक? अनुराग की तो मैंने ये बताई. अनुराग की टेक्निक हर बार बदलती है. वो इंसान हर दिन हर क्षण बदलता रहता है. तो मैं उसके बारे में ये बात नहीं कर पाऊंगी कि ये उसकी टेक्निक है. मेरा उसका हर फिल्म में अलग अलग तरीका रहा है. रमन राघव में हमने रिहर्सल्स किए थे. सेक्रेड गेम्स ने पूरा अलग उसका तरीका था बिकॉज इट वॉज रॉ एजेंट. तो उसने मुझे पूरा रॉ एजेंट का क्या होता है, बिकॉज आई डिडंट नो रॉ एजेंट स्पेस. चोक्ड में आई न्यू द स्पेस ऑफ द कैरेक्टर, वो अलग था, इम्प्रोवाइज था. मैं इसमें इम्प्रोवाइज नहीं कर पाई. जोया का भी मुझे अच्छा क्या लगा पता है, जोया ने पूरा स्क्रिप्ट दिया और उसने मुझे पूछा क्या आप ये किरदार करना चाहेंगी, इवन इफ यू से नो आई विल कास्ट यू, आई वोंट टेक इट पर्सनली कि मुझे ना बोला काइंड ऑफ अ थिंग. शी गेव मी द एंटायर स्क्रिप्ट एंड आफ्टर दैट यू नो वी हैड रिहर्सल्स. उनके घर पे बकायदा रणवीर, मैं तो वो ना पूरा वो ये निकाल मतलब फैमिली जैसा कर लेती है, जो मेरे लिए जरूरी था बिकॉज आई डिडंट नो. मुझे रणवीर के प्रति वो वाइब्स मिलना, यू नो, बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन माई ओन. मैं रणवीर के बचपन के फोटोज देख के यू नो आई वॉज वर्किंग ऑन माई ओन. या बिकॉज आई नीड टू हैव, उसके और मेरे एज में ज्यादा अंतर नहीं था, बट आई नीडेड दैट वाइब विथ हिम. और मैं भूलना चाहती थी कि पद्मावत आ चुकी है, एक स्टार है, तो मैं आई वॉन्टेड टू फॉरगेट अबाउट ऑल दैट. एंड ऑफकोर्स रणवीर ऑल्सो हेल्प मी इन दैट बिकॉज द वे ही मेट मी फॉर द फर्स्ट टाइम. या फिर विजयराज, यू नो ही इज वो ऐसे एक्टर है, वो भी रिहर्सल में कुछ ऐसे करेंगे लेकिन जैसे कैमरा रोल होगा ना आप दहक जाओगे, मतलब उनको देख के. इस तरह के वो एक्टर हैं. तो हालांकि वो NSD के हमारे वो तब से मैं उनका काम देखती आई हूँ, तो मैंने उनके सामने उनकी नकल उतार दी इस तरह के. लेकिन फिर वो एक अलग तरीका था जोया का जो था. लेकिन जोया का एक है, उसने उस कैरेक्टर में ना फायर दिया मुझे, नहीं तो वो बेचारी हो सकती थी. हाय मेरे पति ने दूसरी शादी कर दी टाइप. जोया खुद इतनी फायर है ना ऑन सेट, जैसे सेट को संभालती है, कम ऑन, ये जो उसका है, तो वो मेरे किरदार में भी घुस गया. तो वो वाली बात है. या भी वापस वैसे ही होता है कि हस्बैंड मैरीज लाइक समबडी एल्स. एग्जैक्टली वहां पे था, वैसा ही था. लेकिन उसके हालात अलग थे. मतलब उसके ये औरत जितना कर दिखाती है उसका उतना नहीं था. मतलब गली बॉय में शी रिमेन्स एज अ मदर, उसका बच्चा कर दिखा था. यहाँ पे ये औरत उसके आगे जाती है. बिकॉज ये भी होता है ना कि एक औरत को आप संपूर्ण कब मानते हो, उसके बच्चे ने अच्छा कर दिखाया. यहाँ पे शी स्टार्ट्स विद दैट कि मुझे बच्चों की कस्टडी चाहिए, सुमन. सो वो स्टार्ट उससे करती है, लेकिन उसके बाद में बच्चे उसके निकल जाते हैं और वो अच्छा आचार बनाना चाहती है. सो हर जर्नीज, मैं अभी किसी और को भी बता रही थी कि एक औरत इसी में खुद को संपूर्ण मान लेती कि मैंने मेरे फैमिली के लिए किया, बच्चों के लिए किया. दैट इज गुड, दैट इज नाइस. बट एक रियल जर्नी सुमन दिखा दी कि खुद के लिए किया, वो ऑफन अपने आप को पीछे रखती है. तो सुमन वैसी औरत है. मतलब जो मैं शुक्ला जी के साथ जो मेरा सीन है, मैं उनको बोलती हूँ मेरा क्या था, एम्बिशन कुछ नहीं था. मेरा ध्रुवतारा दिलीप था, मेरे 2 बच्चे मेरे ध्रुवतारा थे, वो ध्रुवतारा निकल गया. तो उस वक्त आप खुद को क्या खुद का ध्रुवतारा बना सकते हो? कैन यू मेक योरसेल्फ योर ओन एम, यू नो, दैट इज द थिंग. और सुमन वहां से वहां आती है, मतलब जिसका कोई एम्बिशन नहीं है वहां से वो यहां तक आना कि वो अपने काम के लिए खुश होना, वहां तक वो पहुंचती है उस स्पेस में. तो आई थिंक शी गोज, कई लोगों से वो आगे निकल जाती है, कई औरतों से. मुझे ऐसे वहां पे लगता है जब वो भले मेरा पति मेरे साथ नहीं है, भले वो मुझसे प्यार नहीं कर रहा है, भले मेरे बच्चे मुझे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, उसके भी परे तुम्हारी एक जिंदगी है, तुम्हारा एक लाइफ है, तुम्हारी एक मेंटल स्पेस है जो सिर्फ तुमसे जुड़ी हुई है, किसी और से नहीं. ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ना सिर्फ समझना, पर आप अपनी मम्मी को देखो, अपने घर में देखो, ये समझना बहुत जरूरी है. मेरा एक आखिरी सवाल है. आप 10 साल से TVF में आप रहे हो, जैसे आपने कहा मैं कॉमेडी करता था, ये वाला रोल मेरे लिए थोड़ा सीरियस था. पर्सनली आप
किस चीज़ पे वर्क कर रहे हो कि नया कैसे हो, हाउ डू आई इनोवेट, हाउ डू आई डू समथिंग डिफरेंट, क्योंकि ऑडियंस भी फिर बदलती रहती है, उनके एक्सपेक्टेशंस आपसे बदलते हैं, तो हाउ डू यू कीप अप? देखिए वो तो एक है कि आप कुछ नई चीज़ें हमेशा कोशिश करते रहें, मगर आपकी जो ऑडियंस होती है ना उनको आपसे एक कंसिस्टेंसी भी चाहिए। आप ग्लोबली भी बड़े स्टार से देख लो, रॉबर्ट डिनिरो ने 25 फिल्में की हैं गैंगस्टर। वो क्यों किया? क्योंकि उनके ऑडियंस को गैंगस्टर तो चाहिए। तू हमको ठीक है बाद में तू कॉमेडी फिल्म भी कर ले, द इंटर्न भी कर ले, कोई इशू नहीं है, बट गिव अस गैंगस्टर। और अभी आके उन्होंने आयरिशमैन किया। तो आपका जो कोर है जिससे आपसे ऑडियंस आपकी जुड़ी हुई है, आपका काम, अगर आप उनको हंसा रहे हो तो आप हंसाते रहो उनको। साइड में अगर आप कुछ नया कर सकते हो, नया दे सकते हो, उनके फीडबैक से आप लेके कि हाँ ठीक हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, वो आप भले ही अपने आप को उस हिसाब से ढाल सकते हो। लेकिन एज एन आर्टिस्ट आपका पहला धर्म यही है कि आपकी ऑडियंस जो चीज़ आपसे पसंद कर रही है आप उनको लगातार वो देते रहो। एंड आफ्टर दैट यू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, और नई चीज़ें ट्राई कीजिए, कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा, बट उनका फीडबैक आता रहेगा। लेकिन जो अगेन इसमें भी आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि सचिन ने पहले स्ट्रेट ड्राइव मारना सीखा होगा 10 साल तक। He did not learn straight drive 2 days and then went on to leg spin bowling. नहीं, उसने 10 साल 15 साल सिर्फ स्ट्रेट ड्राइव खेला होगा। सो लर्न स्ट्रेट ड्राइव फॉर 10 स्ट्रेट ईयर्स। वो 10 साल तक एक शॉट परफेक्ट करो। तो अगर आपकी एक चीज़ ऑडियंस को पसंद आ रही है एज एन आर्टिस्ट भी, और जो भी यंग आर्टिस्ट भी जो उनको भी मैं ये बोलूँगा कि अगर एक चीज़ पसंद आ रही तो उस चीज़ के मास्टर बनो। पहले ऑडियंस को कि मैं ये चीज़ अच्छा करता हूँ, इसके लिए मेरी ऑडियंस मेरे पास ही आती है और कहीं नहीं जाती है। दुकानदारी है नहीं है कि ये फलाना ये पेठा इसी दुकान में अच्छा मिलता है, आगे पेठा हर जगह मिलता है, लेकिन आगरा का पेठा मशहूर क्यों है? पेड़ा हर जगह मिलता है, लेकिन मथुरे का पेड़ा मशहूर क्यों है? क्योंकि दे हैव मास्टर्ड कि हम 200 साल से बेस्ट बना के देंगे। तो एज एन आर्टिस्ट भी आप प्रोडक्ट एक दे रहे हो अपने ऑडियंस को, तो एक चीज़ जो पसंद आ रही है वो तो आप उनको लगातार दो। उसके अलावा अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और अच्छा वर्क कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आगे हम आपको कहाँ देखेंगे आप दोनों? अगला क्या प्रोजेक्ट है, कहाँ कुछ? मेरा तो वही टीवीएफ में चलता रहेगा। मैं टीवीएफ में ऐसे भी बाकी बहुत सारा भी काम करता रहता हूँ, तो आप मुझे टीवीएफ में देखते ही रहेंगे। मेरा अभी मतलब जिसके बारे में बात कर सकती हूँ, अभी नेटफ्लिक्स पे अगला एक मेरा आ रहा है जल्द ही। उसके बारे में ज़्यादा बता नहीं पाऊंगी क्योंकि इट्स लाइक अभी मैं डब कर रही हूँ उसके लिए, तो इट्स नॉट कंप्लीट येट। इतना ही कह पाऊंगी कि मैं आगे कुछ बहुत बेहतरीन वुमेन डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ, बहुत बेहतरीन। मतलब इट हैज़ बीन माई जर्नी कि जोया, अलंकृता, मतलब तो अब मेघना गुलजार उनके साथ भी काम करो आप। थैंक यू। और I'm forgetting her name. अश्विनी अय्यर तिवारी अश्विनी तिवारी और गौरी शिंदे। I want सबके साथ काम करो। I love you, love you. तो We love to see that. थैंक यू। इंशाल्लाह ये हो जाए बात। लेकिन 2 और नाम हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ और वो जल्द ही आपके सामने आएंगे। बहुत मेरे दिल को खुशी होती है ऐसे सुन के। मुझे लगता है मैं फील कर रही हूँ कि आपको भी बहुत खुशी होगी ये वीडियो देखकर, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और जैसे कि मैंने आपको बताया ZEE5 पर अवेलेबल है सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड। आपने जैसे सास बहू शोज देखे ना, उससे बहुत 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 मीलों दूर अलग है, तो प्लीज़ देखें और हमें बताइएगा। शुक्रिया।